हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। भिन्न भिन्न परीक्षा की तैयारी जो कर रहे छात्र छात्राएं हैं, कृपया इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हों, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी या एसआई, एसएससी हर परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के लिए यह प्यारा सा वीडियो एक बार फिर 20 प्रश्नों के एक सीरीज के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें तथा लाइक भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सामान्य अध्ययन का यह प्यारा सा पीडीएफ। प्रश्न नंबर 1, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? 4 विकल्प आपके सामने: गैसों का दाब, वायु दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। मैनोमीटर के द्वारा वायु दाब नापा जाता है। इसका दूसरा विकल्प विकल्प सही है। मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से गैसों तथा गैसों का दाब और गैसों का घनत्व दोनों ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भारत में कौन सी है? K2 गॉडविन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। आपके सामने 4 पर्वत श्रेणियां। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी K2 गॉडविन है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। यह पर्वत शिखर नेपाल, तिब्बत में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट से 237 मीटर नीचे है। पर्वतारोहण की दृष्टि से K2 गॉडविन ऑस्टिन एवरेस्ट की अपेक्षा अधिक दुर्गम है, तो इसका सही विकल्प होगा K2 गॉडविन। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है इतिहास से संबंधित। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर होगा सम्राट हर्ष। दूसरा विकल्प, सम्राट हर्ष के समय ह्वेन-सांग भारत में आया था। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्व ह्वेन-सांग का ही है। ह्वेन-सांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में 629 ईस्वी के लगभग भारत आया और वह 16 वर्षों तक यहाँ निवास करके विभिन्न स्थानों की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। याद रखें, सम्राट ह्वेन-सांग जो था वह सम्राट हर्ष के समय आया था और 16 वर्षों तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की और नालंदा बिहार राज्य में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किया। उसका यह भ्रमण CU की नाम से प्रसिद्ध है। याद रखें, इसका जो वृत्तांत है वह CU की नाम से प्रसिद्ध, जिसमें 138 देशों का वृत्तांत मिलता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म, राजनीति पर सुंदर प्रकाश मिल पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद किसका नारा था? बहुत सरल प्रश्न,
जय हिंद किसका नारा था? प्लीज कमेंट में बताएं इसका उत्तर। बहुत ही सरल, 4 विकल्प आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, वीजी तिलक। जय हिंद किसका नारा था? इसका सही विकल्प कमेंट करके आप बताएं। जय हिंद किसका नारा था? पहला विकल्प सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, वीजी तिलक। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने पर, सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर 4 जुलाई 1943 को पहुंचे, मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की बागडोर उनके हाथों में सौंप दिया था। अपने आजाद हिंद सैनिकों को बोस ने संबंधित करते हुए जय हिंद का तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था। जय हिंद का तो दिया ही था, उसके साथ साथ दिल्ली चलो का भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। इसका सही विकल्प। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? केरल, त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली, बंगलौर। तो विधि विश्वविद्यालय वह बंगलौर में है। याद रखें, विधि विश्वविद्यालय ये बंगलौर में स्थित है। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन भूकंप मापी यंत्र है? 4 यंत्र आपके सामने, कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, रेंगेज और गीगर काउंटर। बताना है भूकंप मापी, जो भूकंप का मापन करता है, ऐसा कौन सा यंत्र है? इसका सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। बी इसका दूसरा, आ इसका सही विकल्प है। यह एक ऐसा भूकंप मापी यंत्र है जिसमें लगे पैमाने से भूकंप की तीव्रता का ज्ञान होता है। भूकंप से संबंधित विषय को सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान भी कहते हैं। तो इसका सही विकल्प दूसरा होगा, आ सिस्मोग्राफ, जो भूकंप का मापन करता है। प्रश्न नंबर 7। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय सबसे अधिक किस सन में हुआ? सबसे ज्यादा रजवाड़ों का विलय कब हुआ? 1948, 1950, 1956, 1958। तो सबसे अधिक भारतीय संघ में जो रजवाड़ों का विलय हुआ वह 1948 1948 में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा कायम किए गए भारतीय रियासत विभाग का कार्यभार संभाला था। कब संभाला था? आजादी के साल 5 जुलाई 1947 को संभाला था भारतीय रियासत विभाग को। उनके द्वारा प्रेरित किए जाने पर 25 जुलाई 1947 तक कुछ अपवाद जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों में विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को तथा हैदराबाद ने 1948 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये 3 अपवाद जो थे, जिसमें 2 हैदराबाद और जूनागढ़, ये दोनों हस्ताक्षर कर दिए। तो याद रखें, भारतीय संघ में रजवाड़ों का जो विलय हुआ वह सबसे अधिक 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार ज्यादा तब मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। व्यक्ति के भार का प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण होता है। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होता है, इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण और लिफ्ट की गति का त्वरण एक ही दिशा में कार्य करने लगता है।
इसलिए उसका भार व्यक्ति का अधिक मालूम होता है। इसका पहला विकल्प होगा सही, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। अगला प्रश्न नंबर 9, इतिहास से संबंधित। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। तोपखाना बाबर की वीरता, कुशल सेना नायक इब्राहिम की दुर्बलता। तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण जो था वह था कुशल सेना नायक। इसका तीसरा विकल्प ई विकल्प सही है। कुशल सेना नायक के कारण बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है 10वां, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? 4 विकल्प आपके सामने। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। पेंगुइन जो चिड़िया है वह ठंडे प्रदेशों में रहने वाली एक ऐसी पक्षी है जो मुख्यतः दक्षिण महासागर और अंटार्कटिका महाद्वीप के बर्फीले भागों में पाई जाती है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प ई विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न नंबर 11, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध है? बौद्ध, शैव, वैष्णव, सूफी। बताएं, कमेंट में बताएं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे? 4 संप्रदाय आपके समक्ष, बौद्ध, शैव, वैष्णव, सूफी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध है? चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के कृष्ण मार्गी शाखा से संबद्ध थे। इनका जन्म नदिया, जो कि आज नवद्वीप में 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सची था। याद रखें, चैतन्य महाप्रभु के माता और पिता का नाम, इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सची था। और इनके बचपन का नाम विशंभर, गौरांग व निमाई था। गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करके 1520 ईस्वी में उन्होंने अपना नाम चैतन्य रख लिया था। ये कीर्तन परंपरा के जन्मदाता थे। चैतन्य पर चंडीदास, जयदेव, विद्यापति का प्रभाव पड़ा था। चैतन्य के दर्शन को अचिंत्य भेदभाववाद कहा जाता है। 1533 में उड़ीसा के पुरी में इनका देहांत हो गया था। याद रखें, चैतन्य महाप्रभु का देहांत पुरी में हुआ था। और इनके जो पिता थे, इनका नाम जगन्नाथ और माता का नाम सची था। और बचपन का नाम इनके विशंभर था। और पुरी में इनका देहावसान हुआ। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का अगला प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, पिंडारियों का दमन, विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कर्नल स्लीमैन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एमजी रानाडे। सही सुमेलित करना है। बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, पिंडारियों का दमन, विधवा पुनर्विवाह। इसका जो बाल विवाह है
इसका सुमेल एमजी रानाडे। ए का 4। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लेमैन। तीसरा, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। और विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका पहला विकल्प सही विकल्प होगा। बाल विवाह एमजी रानाडे, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लेमैन, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स और विधवा पुनर्विवाह का ईश्वरचंद विद्यासागर थे। इसलिए इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कौन सुमेल नहीं है? तस्मानिया, सिसिली, न्यूफाउंडलैंड, डरबन, कोर्सिका, निकोसिया। प्रश्न नंबर 13, कौन सुमेल नहीं है? तो तस्मानिया युगांडा में स्थित है, सिसिली इटली में, न्यूफाउंडलैंड कनाडा में, कोर्सिका फ्रांस में, निकोसिया साइप्रस में स्थित है, जबकि डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डरबन जो है दक्षिण अमेरिका में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसलिए इसका सही विकल्प 4th होगा, ई बड़ी। डरबन दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका सही है। और सब सुमेल है, केवल एक ही सुमेल नहीं है, डरबन दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई कम होती है। लवणता घटती और गहराई बढ़ती है। लवणता बढ़ती है कि गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लें। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? लवणता और गहराई कम होती है। लवणता घटती है, गहराई बढ़ती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। तो इसका सही विकल्प होगा लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। महासागर के जल का घनत्व जब बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई भी बढ़ती है, किंतु ऐसा सब जगह नहीं होता, क्योंकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में गहराई के साथ लवणता की मात्रा में भी वृद्धि परिलक्षित होती है। वहीं मध्य जो अक्षांशीय क्षेत्र है, सामान्यतः 35 मीटर की गहराई तक इसमें वृद्धि होती है। इसके नीचे लवणता में कमी होने लगती है। इसलिए इसका 4th विकल्प, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजगोपालचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर अगर विचार विमर्श करें तो संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
समिति में अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे, जिनके नाम कौन कौन थे? पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर, ए के अय्यर, ए के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, डी पी खेतान। ये 7 सदस्य थे उस समिति के। तो इसका सही विकल्प डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। आज का अगला प्रश्न, आंदोलन से असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, तो बताएं यह कब समाप्त हुआ? 1920, 1921, 1922, 1924। बहुत ही सरल। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे। इसका उत्तर हम आपको नहीं दे रहे हैं। ये असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, और 1920 में तो प्रारंभ किया गांधी जी ने, लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया। किस कारण से वापस ले लिया असहयोग आंदोलन? तो अंग्रेजी शासन के पूरे कामकाज को ठप करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया अपने असहयोग आंदोलन को, और उनका निर्देश था कि यदि प्रशासन में अंग्रेजों का सहयोग न किया जाए तो अंग्रेजी प्रशासन कमजोर हो जाएगी, पंगु हो जाएगी। परंतु इसी के बीच गोरखपुर का चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, और पूरे पुलिस थाने में आग लगा दिया गया। और उसी से दुखी होकर के 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसका सही विकल्प तीसरा होगा, ई छोटी 1922। बढ़ते आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, साबरमती, मद्रास। प्रश्न नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से शुरू हुआ था। 4 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रारूप पास किया, और इनकी पुष्टि 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, याद रखें 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कमेटी की बैठक में किया गया था, और उसी सभा में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, और यही आंदोलन आगे चल करके एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था। इसका सही विकल्प होगा बंबई। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। प्रश्न नंबर 18, भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, और उसे ही इंद्रिया पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट आदि अनेक नामों से जाना जाता है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार, उसी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार, और उसी को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका दूसरा विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न। देखें, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? अध्यक्षतात्मक, लोकतंत्रात्मक, संसदनात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक। बताएं, कमेंट करके बताएं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक है। भारत में संसदात्मक प्रणाली जो शासन व्यवस्था की गई है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका
सभा अर्थात संसद की जो संसद ही प्रमुख होता है। संसद के प्रमुख प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री ही चुना जाता है, जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि वैधानिक प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही विकल्प होगा, संसदात्मक। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, अफगानिस्तान समझौते में गारंटी देने वाले देश कौन है? प्रश्न नंबर 20, अफगानिस्तान समझौते में गारंटी देने वाले देश कौन है? भारत पाकिस्तान, अमेरिका रूस, अमेरिका पाकिस्तान, पाकिस्तान रूस। तो अफगानिस्तान समझौते में गारंटी देने वाले देश हैं पाकिस्तान रूस। इतिहास प्रसिद्ध अफगानिस्तान समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता था और यह समझौता 1978 में संपन्न हुआ और इसी समझौते में अफगानिस्तान की सुरक्षा की गारंटी दो देश पाकिस्तान और रूस ने लिया था। तो इसका बड़ी या पाकिस्तान रूस दो देश, ये सही विकल्प होगा। अफगानिस्तान समझौते में गारंटी देने वाले देश पाकिस्तान और रूस थे और इसलिए इसका लास्ट विकल्प पाकिस्तान रूस ये सही विकल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में इसे शेयर भी करें। जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, अवश्य इस वीडियो को देखें। बहुत ही सारगर्भित